तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया है कि एक मटेरियल चार्ज होता है, चार्ज नहीं होता है। चार्ज करने का एक प्रोसेस भी हमने डिस्कस किया है, कौन सा? वो रब करने वाला। ठीक है। दूसरी चीज़ हमने देखी कि किसी भी मटेरियल में चार्ज है कि नहीं है, कैसे पहचानेंगे, या सबसे पहले कोई बॉडी किस टाइप की चार्ज है। ठीक है, किस में प्लस चार्ज आएगा, किस में माइनस चार्ज आएगा, उसके लिए हमने क्या बनाया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़। उसके बाद हमने ये देखा इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से कि एक बॉडी चार्ज है कि नहीं, इसके पास चार्ज है या नहीं है। समझ आया? फिर इलेक्ट्रोस्कोप से ही हम क्या निकाल सकते हैं, किस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव या निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये सीखा चार्ज क्या है, चार्ज है नहीं है तो कौन सा चार्ज है, प्लस है कि माइनस है। ठीक है ना, इतनी चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस की हैं। अब थोड़ी सी एक हिस्टोरिकल एविडेंस मैं आपको और बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं कि एक बॉडी में चार्ज आता कहाँ से है। अभी तक तो अपन ये पढ़ रहे थे ना कि चार्ज है नहीं है, प्लस है माइनस है ख़त्म हो गया, यही पढ़ रहे थे ना। चार्ज क्या चीज़ है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, फोर्स लगा सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। अब हम चार्ज की बेसिक पहलू पर बात करेंगे कि एक बॉडी में चार्ज आता है, प्लस चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, चार्ज आता कहाँ से है इसके पास। ठीक है, तो वो बेसिक चीज़ हम अब आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और हमको डिस्कस करनी है, पहले आप वो ध्यान से समझेंगे। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि इलेक्ट्रिसिटी नेचर में हमको कहाँ दिखती है। तो हमने कहा, हमने ऊपर देखा है बादलों में, जब बारिश का मौसम आता है, बादल एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, वहाँ पर हमको लाइट दिखता है ना। वो क्या चीज़ है जो बादलों में हमको दिखता है, जो लाइट दिखती है, जो शाइनिंग दिखता है, जो साउंड होता है, वो क्या चीज़ है? क्योंकि वो अभी तक रहस्य बना हुआ है ना, और उसको कोई नहीं जानता कि वो क्या चीज़ है, क्योंकि वहाँ जा पाना थोड़ा सा संभव नहीं है कि वहाँ बैठ के हम स्टडी कर लें उसकी कि वो क्या चीज़ है। इसलिए अभी तक वो एक रहस्य बना हुआ है और उस रहस्य से अब पर्दा उठना है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया या नहीं आया? तो बादलों में हमने क्या देखा है? शाइनिंग, लाइट, स्पार्क, चमक, ये सारी चीज़ें देखी हैं। आपने ना क्लास 11th में एक चीज़ पढ़ा है साइंटिस्ट के बारे में कि किसी भी चीज़ को जो नेचर में हम देखते हैं और उसको, उसके लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में फिजिकल वर्ल्ड में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि साइंटिस्ट जो भी चीज़ देखते हैं, जिसको स्टडी करना होता है, जिसको ऑब्जर्व करते हैं, उसकी स्टडी कैसे करते हैं? तो आंसर है, उसको ऑब्जर्व करते हैं नेचर में जहाँ कहीं भी हो रहा है, उसके बाद उसको अपने लैब में आकर के वापस से रिक्रिएट करते हैं दोबारा, और लैब में उसको प्रोड्यूस करके फिर उसकी स्टडी करते हैं। तो हमने बादलों में चमक देखी, तो अगर उसकी स्टडी करनी है तो हमारे पास चमक मौजूद होनी चाहिए, और वो हम कहाँ प्रोड्यूस करेंगे? अपनी लैब में। और हमने प्रोड्यूस किया। कैसे प्रोड्यूस करेंगे? 2 पत्थर को मारो, चिंगारी निकलती है, लाइट निकलता है। तो हमने लाइट बनाया कि नहीं बनाया? लाइट प्रोड्यूस किया। ठीक है जी, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर हम अगर लाइट प्रोड्यूस कर ले रहे हैं और इस लाइट की स्टडी यहाँ पर अगर हम कर लेते हैं, इसके प्रॉपर्टी को हम जान जाते हैं, तो जो प्रॉपर्टी इस लाइट की होगी वही प्रॉपर्टी किसकी होगी? बादलों में जो शाइनिंग हमको दिखती है उसकी होगी। यही तरीका होता है ना, साइंटिस्टों की स्टडी करने का तरीका यही होता है कि जो कुछ भी हम नेचर में देखते हैं उसको वापस से लैब में क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस, और उस सिचुएशन को प्रोड्यूस करके लैब में उसकी स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर करते हैं। तो जो प्रॉपर्टी यहाँ उसकी हमको मिलेगी सीखने को, सेम वही प्रॉपर्टी तो वहाँ भी होगी नेचर में जहाँ कहीं वो हो रहा होगा। आ रहा है समझ में? तो हमने ना चमक पैदा की पत्थर मार के और किसी दूसरे मेथड से। अब हम इसकी स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, समझ आया? अब कैसे करेंगे? ठीक, आप देखिए स्पार्क क्या चीज़ है इसको पहले समझिए। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं, अगर हम कोई 2 मटेरियल लें इस तरह से, सपोज ये एक मटेरियल है और एक दूसरा मटेरियल ले लेते हैं अलग अलग तरह का। ये 2 तरह के मटेरियल हमारे पास है। एक है ग्लास, ठीक है, इस ग्लास को खूब रब किया हमने, तो ये ग्लास क्या हो गया? चार्ज। और ज़्यादा रब किया, 1,00,000 बार रब कर दिया, क्या हो गया? ये बहुत चार्ज हो गया। जितना रब करेंगे उतना चार्ज होगा। ये हम लेके आए प्लास्टिक, इसको भी खूब रब किया, 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 बहुत रब किया, ये भी बहुत ज़्यादा चार्ज हो गया, दोनों चार्ज हो गए। अब हमने क्या किया, इसकी एक पतली सी नोक बनाई एकदम सुई जैसे, ठीक, इसकी भी एक पतली सी नोक बनाई एकदम सुई जैसे, ठीक। दोनों नोक को हम ऐसे एक दूसरे के सामने लाए, टच नहीं कर रहे हैं,
बिल्कुल आमने सामने ऐसे ला के हमने देखा, जैसे ही इसको ला के यहाँ पे हम रोकते हैं, हम देखते हैं एक छोटा सा स्पार्क इधर से उड़ के इधर आ गया, बीच में हमको एक छोटी सी चिंगारी दिखती है। और आप लोग ये रोज़ देखते हो, कहाँ? अपने घर के स्विच में। जब कभी आप स्विच दबाते हो स्पार्क होता है स्विच के अंदर, देखें हैं कि नहीं? लूज वायर रहता है तो वहाँ स्पार्क होता है। वहाँ स्पार्क कैसे आ जाता है, वहाँ लाइट कैसे आती है, वहाँ ये एनर्जी कैसे आ जाती है? ठीक है, वो क्या चीज़ है? ये जो स्पार्क यहाँ पे निकला, लाइट हमने क्रिएट की ना। एक तरीका मैंने क्या बताया, पत्थर मारो लाइट निकला, वही चिंगारी हमने बना ली। दूसरा, हमने जब ये एक्सपेरिमेंट किया, एक बॉडी लिया ग्लास, एक बॉडी लिया प्लास्टिक, दोनों को रब करके यानी खूब चार्ज करके पतली पतली नोक बना के एक दूसरे के सामने ला के रखते हैं, टच नहीं करते, एकदम नज़दीक में ला के ऐसे छोड़े तो हमने देखा एक मटेरियल से एक चार्ज निकला, दूसरे मटेरियल की तरफ फ्लो होके चला गया, एक चिंगारी, एक लाइट, जिसको स्पार्क बोलते हैं। ये हमने देखा कि चार्ज में ऐसा होता है जब एक दूसरे के सामने इसको ला के रखते हैं। ठीक है जी। अच्छा, जब ऐसा होता है तो क्या होता है, इस प्रोसेस को थोड़ा सा समझिए। इस फिनोमिना का मैं एक नाम रख रहा हूँ, ठीक है? इसका हम नाम कैसे रखते हैं इसको देखिए। इनिशियली ये ग्लास था, रब करने से क्या हुआ, चार्ज। इलेक्ट्रोस्कोप से हमने टच कराया, उसकी लीफ फैल गई, मतलब ये क्या है, ये चार्ज है। पेपर पीस उठा के देखा, मतलब ये क्या है, ये चार्ज है, इसके पास स्ट्रेंथ है। प्लास्टिक हमने लिया, खूब रब किया, चार्ज हो गया। इलेक्ट्रोस्कोप से टच करते हैं, लीफ फैल गई, तो ये क्या है, चार्ज है। पेपर पीस उठवाते हैं, ये पेपर पीस उठाता है, चार्ज है। तो ये कौन से स्टेज में है, अभी चार्ज स्टेज में है, ये फोर्स लगाता है। ठीक, अब जैसे ही नोक बना के इसको एक दूसरे के सामने रखते हैं, हम देखते हैं एक चिंगारी इधर से उधर फ्लो होती है, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल की तरफ फ्लो होके बीच में हमको चमक दिखता है, चिंगारी, स्पार्क, और वो फ्लो हो जाती है। जब फ्लो हो गया, हमने इसको हटाया, अब हम बोलते हैं ठीक है जी, पेपर पीस उठाओ, देखा नहीं उठाता। इसको बोला तुम उठाओ, नहीं उठाता। इलेक्ट्रोस्कोप से टच किए, कोई लीफ नहीं फैली। दूसरे को टच किया, कोई लीफ नहीं फैला। इसका क्या मतलब है, ये क्या हो गया, इसका चार्ज कहाँ गया, खत्म। पहले शुरू में क्या था, चार्ज था। अब जैसे ही मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, एक चिंगारी, एक स्पार्क इधर से उधर फ्लो हुआ, इसका चार्ज खत्म हो गया। तो मैंने ना इस फिनोमिना का एक नाम रख दिया। पहले क्या था, ये चार्ज, और ये करने से इसका चार्ज खत्म हो जाता है, तो हम बोलेंगे ये कौन से स्टेज में आ गया, डिस्चार्ज। इस फिनोमिना का नाम क्या रख दिए, डिस्चार्ज। समझ आया? और डिस्चार्ज हुआ, चार्ज खत्म हो गया, वैनिश हो गया, उसकी निशानी कौन बनी, कैसे पता चला ये डिस्चार्ज हो गया? इसकी निशानी क्या है, वो जो स्पार्क इधर से उधर फ्लो होके गया था, वो किस चीज की निशानी बन गई, स्पार्क की, सॉरी किसकी, डिस्चार्ज की। वो स्पार्क किस चीज की निशानी है, डिस्चार्ज की। तो मेरे लैब में जब मैं इसको चार्ज देता हूँ, चार्ज करता हूँ और दोनों को नज़दीक ले जाता हूँ, नोक बना के बहुत नज़दीक, टच नहीं करते, एकदम नज़दीक ले जाते हैं, और इसमें से स्पार्क निकलता है, एनर्जी एक से निकल के दूसरे की तरफ फ्लो होती है। तो ये यहाँ पर ये निशानी बनाती है, ये बात हमको बताती है कि स्पार्क अगर निकल गया, लाइट आपको दिखा फ्लो होते हुए, तो ये क्या हो जाता है, ये डिस्चार्ज हो जाता है। तो जब यहाँ पर इसको हमने चार्ज दिया था ना, चार्ज ही निकल गया एक जगह से दूसरी जगह और ये डिस्चार्ज हो गया, तो जब ये डिस्चार्ज है किस चीज़ का, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का, स्पार्क की वजह से हमको पता चला, तो वहाँ भी क्या होगा, वहाँ भी स्पार्क ही निकलता है। स्पार्क किस चीज़ की निशानी है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की। वहाँ भी स्पार्किंग होती है, थोड़े ज़्यादा बड़े क्वांटिटी में होती है, ज़्यादा लाइट होती है, हज़ारों लाखों गुना मैग्नीफाई होती है वो लाइट, लेकिन स्पार्क क्या बता रहा है, डिस्चार्ज। तो वहाँ भी क्या हो रहा होगा, डिस्चार्ज। समझ आया? बादलों में जो चार्ज होगा, लाइट निकलने की वजह से उस चार्ज का क्या होता होगा, डिस्चार्ज। ये हमको हमारे लैब में पता चला इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से। ठीक है जी, ये समझ में आया? अच्छा, हमने ना चार्ज के दूसरे एक्सपेरिमेंट्स भी किए कि चार्ज और क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो एक हमने बड़ा सा मटेरियल लिया, ऐसे इस टाइप का मटेरियल, सपोज हमने एक ग्लास लिया, इसको खूब रब किया वुल के साथ, खूब रब किया। जब ये अच्छा रब हो गया, यानी बहुत ज़्यादा चार्ज हो गया, तो इसमें एक ऐसी नोक बनाई, इस तरह से ये एक नोक हो गई। ये बहुत ज़्यादा चार्ज है, जैसे ये पंखा हमने बनाया ग्लास का, और वुल के साथ 1 लाख बार ऐसे इसको चला दिया पंखे को, 1 लाख बार, तो बहुत रब हुआ। ये रब होगा तो क्या हो जाएगा, चार्ज, बहुत ज़्यादा चार्ज हो गया। ये पतली सी इसकी एक नोक बनाई हमने। ठीक है, क्या बनाया, पतला सा नोक बनाया। अब मैं आपको बोलता हूँ यहाँ के हाथ लगाओ, टच करो इसको, तो आप टच करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्या, क्योंकि आपको शॉक लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं, है ना। और किसी इलेक्ट्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको चेक करने के लिए कि ये चार्ज है कि नहीं, हाथ लगाने से पता चल जाएगा चार्ज है।
कोई पेपर पीस नहीं उठवाना, कोई इलेक्ट्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, छूने से ही पता चल जाएगा कि इसमें चार्ज है कि नहीं, क्योंकि क्या देता है ये, शॉक। पहली बार हम इंट्रोड्यूस हुए कि इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या दे सकते हैं, शॉक। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की एक प्रॉपर्टी क्या बन गई कि वो क्या देता है, शॉक देता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अच्छा, अब हमको ये पता था अभी तक कि स्पार्क निकला मतलब क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज का, और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या दे सकती हैं, शॉक दे सकती हैं। ये 2-3 प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज की हमको पता है। अब इतना पता करने के बाद बेंजामिन ने एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट? उन्होंने पतंग उड़ाया, ये पता करने के लिए कि वो बादल में जो चीज़ दिखती है अगर वो इलेक्ट्रिकल चार्ज है, क्योंकि स्पार्क हमको बताता है कि क्या है ये, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। वहाँ भी लाइटनिंग दिखती है तो वो भी क्या होगी, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज का डिस्चार्ज। तो अगर हमारी दुनिया में चार्ज हमको शॉक देता है तो वहाँ भी उसको हाथ लगाएंगे तो वो हमको शॉक देगा, तो पता चल जाएगा कि वहाँ भी क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। बादल में क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, साबित हो जाएगा। तो उन्होंने एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने पतंग उड़ाया। हिली एरिया में आपको मालूम है बादल बहुत नज़दीक होते हैं, जहाँ पहाड़ होता है, तो हिल एरिया में जा कर के उन्होंने वहाँ पतंग उड़ाया। ठीक है, अब पतंग उड़ाया, क्यों उड़ाया? क्योंकि पतंग उड़ाऊंगा, पतंग जो है वो बादलों के बीच में जाएगी और जैसे ही लाइटनिंग होगी मुझे शॉक लगेगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज ही है, क्योंकि शॉक देने का काम किसका है, इलेक्ट्रिक चार्ज का। ठीक है, अच्छा, उन्होंने पतंग उड़ाया लेकिन उनको शॉक नहीं लगा। तो जब उनको शॉक नहीं लगा तो ही वाज शॉक्ड कि शॉक क्यों नहीं लगा, है ना। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, पतंग तो कंडक्टर नहीं है, क्योंकि तब तक हमारी कंडक्टर नॉन कंडक्टर थ्योरी बन चुकी थी उस समय तक, जब तक बेंजामिन ने पतंग उड़ाया था तब तक उनको मालूम था चार्ज किस में चलता है किस में नहीं चलता। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उस पतंग के साथ एक चाबी लपेट दी, चाबी की, कंडक्टर है, क्या सोच के कि कंडक्टर में चार्ज आना पसंद करता है, नॉन कंडक्टर में नहीं आता। एक चाबी लपेट दी, उड़ा दिया पतंग को। उसके बाद भी उनको शॉक नहीं लगा, क्यों? क्योंकि बाद में ध्यान आया कि बीच में तो धागा है, और धागा भी क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, तो इसमें भी चार्ज नहीं आते। इत्तेफाक से एक्सपेरिमेंट करते करते बरसात शुरू हो गई। क्या हुआ जी, बारिश शुरू हो गई और धागा गीला हो गया। जैसे ही धागा गीला हुआ, ही गॉट शॉक्ड, समझ आया। और जैसे ही शॉक लगा, ही अगेन शॉक्ड कि शॉक लग गया। और जैसे ही शॉक लगा, उछलने लग गए, दर्द के मारे नहीं, खुशी के मारे। क्यों? क्योंकि उनको जो इतने सालों से जो रहस्य बना हुआ था, उस रहस्य से पर्दा उठ चुका था और उनको पता चल चुका था कि वहाँ भी क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज का ही काम होता है क्या देना, शॉक देना। ठीक है, तो वो शॉक हो गए और दुनिया को शॉक कर दिया उन्होंने कि देखो भाई, बादलों में जो चीज़ हमको दिखती है चमक के तौर पे, वो क्या चीज़ होता है, इलेक्ट्रिक शॉक। तब हम इंट्रोड्यूस हुए पहली बार कि हमारी इस दुनिया में जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हमको शॉक देते हैं, शॉक देने का काम इलेक्ट्रिकल चार्ज का है, वहाँ भी हमको स्पार्क दिखता है और वहाँ से भी हमको शॉक लगता है। इसलिए वहाँ भी क्या होगा, बादलों में इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बादल में भी क्या भरे होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। उनके नज़दीक आने की वजह से डिस्चार्ज होता है, स्पार्क निकलता है, लाइट निकलती है और वो न्यूट्रल हो जाते हैं डिस्चार्ज होकर के। समझ आया कि नहीं आया? ये है इलेक्ट्रिसिटी, और उस इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसको एक लाइन में नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसको बोलता हूँ, आप नोट कीजिए, लिखिए। व्हेन क्लाउड्स रब ईच अदर, व्हेन क्लाउड्स रब ईच अदर या टुगेदर, चार्जेस आर जनरेटेड। When clouds rub each other, charges are generated. लिख लिए, कॉमा, and discharge creates shining lines या light, कुछ भी लिख लीजिए। Discharge creates shining lines, हो गया, full stop। This is atmospheric electricity. This is atmospheric electricity. हो गया जी, हो गया। तो ये आपको समझ में आया, ये थोड़ी सी हिस्ट्री भी साथ साथ चले तो मज़ा आएगा। ओके, अब हम बात करते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे, एक बॉडी चार्ज होता है, नहीं होता, प्लस चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, ख़त्म हो जाता है, चार्ज टेस्ट कर सकते हैं है कि नहीं, कौन सा चार्ज है ये भी टेस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हुई। अब हम बात करते हैं कि एक मटेरियल अगर चार्ज है
तो इसके पास चार्ज आता कहाँ से है? ठीक है, इस पर अब हम बात करते हैं। तो इसके लिए हमने देखा कि देखो हमारी इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हमको दिखती हैं, जिनको भी हम अपने सेंस ऑर्गन से सेंस कर सकते हैं, यानी मटेरियल, मैटर, ठीक है, पूरी दुनिया, पूरी अर्थ, पूरा यूनिवर्स, सब कुछ ले लीजिए, हर चीज़ का नेट चार्ज 0 होता है। समझ आया? हमारी अर्थ का चार्ज कितना है? 0। नेट चार्ज कितना होता है? 0 होता है। अर्थ के ऊपर जितनी चीज़ें आपको दिखती हैं मटेरियल, उस सब मटेरियल का नेट चार्ज क्या होता है? 0। यानी हर एक चीज़ क्या होती है? न्यूट्रल। नेट चार्ज 0 होने का मतलब न्यूट्रल रहती हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने देखा कि सारी चीज़ें ही न्यूट्रल हैं, किसी पर कोई चार्ज नहीं है। तो ऐसा करते हैं, मटेरियल को तोड़ के देखते हैं। तो हमने मैटर को तोड़ के देखा, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल किए, इतने छोटे पार्टिकल किए कि हम उसके मॉलिक्यूल तक पहुंच गए। मॉलिक्यूल को हमने देखा, वो भी न्यूट्रल निकला, उसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, फिर हमने ना मॉलिक्यूल को तोड़ के देखा, तो जब मॉलिक्यूल को तोड़े तो एटम बना। एटम को हमने देखा, एटम भी न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता। समझ आया? उसके बाद जब हमारी थ्योरी थोड़ी सी एडवांस हुई, हमने कुछ बढ़िया से एक्सपेरिमेंट किए। जैसे केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो चैप्टर नंबर 2 में कैथोड रे के एक्सपेरिमेंट, पढ़ा आपने? नहीं पढ़े? वैक्यूम ट्यूब के एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे के एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट करके हमको पता चला एक और पार्टिकल होता है एटम के अंदर जो न्यूट्रल नहीं होता। समझ आया? एक और पार्टिकल होता है एटम के अंदर जो न्यूट्रल नहीं होता, उसके पास चार्ज होता है। और वो पार्टिकल जिसके पास चला जाता है, जिसके ऊपर जाके बैठ जाता है, वो पूरी बॉडी चार्ज हो जाती है। जिससे निकल जाता है वो बॉडी चार्ज हो जाती है। समझ आया? कौन? वो पार्टिकल जो कहाँ से खोजा हमने? वैक्यूम ट्यूब के एक्सपेरिमेंट से। और उस पार्टिकल का हमने नाम रखा इलेक्ट्रॉन। क्या नाम रखा? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इस दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है, क्योंकि हमने अभी तक उससे छोटा पार्टिकल खोजा ही नहीं है। अभी तक हमको इलेक्ट्रॉन से छोटा पार्टिकल नहीं मिला है, इसलिए दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल कौन? इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल नहीं रहता, वो थोड़ा चंचल रहता है, उसके पास चार्ज होता है ना। और वो जिसके पास आ जाता है उसको क्या बना देता है? चार्ज। जिससे निकल जाता है उसको न्यूट्रल बना देता है। जैसे चार्ज आया और इसी में से निकल गया तो ये न्यूट्रल हो गया। अच्छा, ये न्यूट्रल था, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो ये चार्ज हो गया। बात समझ रहे हैं? एक न्यूट्रल बॉडी में आ गया इलेक्ट्रॉन तो ये क्या हो गया? चार्ज। उससे निकल गया इलेक्ट्रॉन तो वापस न्यूट्रल। एक न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो ये चार्ज हो गया, वापस बुला लीजिए फिर न्यूट्रल हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ जाके बैठ जाता था उसको चार्ज कर देता था, वहाँ चार्ज आ जाता था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज को धारण करता था। हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं कि चार्ज है क्या? एक गुण, एक प्रॉपर्टी, और इसको धारण कौन करता है? कोई ना कोई मटेरियल। तो इलेक्ट्रॉन एक ऐसा छोटा मटेरियल है, एक ऐसा छोटा पार्टिकल है। पार्टिकल होगा तो मास भी होगा उसके पास। एक ऐसा छोटा पार्टिकल है जो क्या धारण करके रखता है? चार्ज, और वो न्यूट्रल नहीं होता है। समझ आया? और हमने ना, जब हमको ये बात पता चली कि इलेक्ट्रॉन असल में चार्ज का जिम्मेदार है और ये जिसके पास जाता है उसको चार्ज कर देता है, तो जब इस बात का हमको पता चला, इस थ्योरी का, तो इस थ्योरी को अभी तक हम जितनी चीज़ें पहले पढ़ के आ रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हमको पता है, हर थ्योरी में इसको चिपकाना हमने शुरू कर दिया। ठीक है? जैसे हम कहते हैं कि अगर हम ग्लास को रब करेंगे तो ग्लास में कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। प्लास्टिक को रब करेंगे, प्लास्टिक में कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। ये हम पढ़ के आ रहे हैं, अभी चार्ज हो जाता है। अब हमने ना ये जो इलेक्ट्रॉन वाली थ्योरी हमको पता चली, इसको सब में चिपकाना शुरू किया, सब में बैठाना शुरू किया, सब में फिट करना शुरू कर दिए। कैसे? जैसे अगर मैं प्लास्टिक को वुल के साथ रब करता हूँ, वुल के साथ, तो प्लास्टिक में कौन सा चार्ज आता है जी? नेगेटिव चार्ज। इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इसको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे कि जब हम इसको वुल के साथ रब करते हैं तो ये प्लास्टिक क्या करता है? वुल में से इलेक्ट्रॉन तोड़ के ले आता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए वुल के। इलेक्ट्रॉन अगर इसमें बैठ गए प्लास्टिक में तो ये कौन सा चार्ज हो गया? नेगेटिव चार्ज। समझ आया? हम ग्लास को रब करते हैं, ग्लास में कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। तो जब हम ग्लास को रब करते हैं तो हम ये इसमें फिट करना शुरू कर दिए कि वुल ग्लास में से इलेक्ट्रॉन तोड़ के ले जाता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसमें कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो ये थ्योरी सब में फिट होने लग गई, और इस थ्योरी का हमने नाम रखा इलेक्ट्रॉन थ्योरी। क्या नाम रखे जी इसका? हाँ, और ये बड़ी फेमस थ्योरी है और इसमें आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इलेक्ट्रॉन थ्योरी, तो हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रॉन थ्योरी।
जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो इसका मतलब है हम एटम के बारे में उससे पहले ही जान रहे थे, है ना, है ना। और एटम अगर न्यूट्रल होता है और उसके अंदर एक माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन खोजा गया तो जाहिर सी बात है प्लस चार्ज भी होगा, तभी तो वो न्यूट्रल होगा। तो हमको माइनस चार्ज और प्लस चार्ज एटम के अंदर के दोनों मालूम है। प्लस चार्ज पूरा का पूरा कहाँ लोकेटेड होता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो हमने ये बोला एटम दो चीज़ों से मिलकर के बनता है, एक है न्यूक्लियस जहाँ पर पूरा पॉजिटिव चार्ज रखा होता है, कंसंट्रेटेड होता है, यानी प्रोटॉन, और बाहर में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, यानी निगेटिव चार्ज। दोनों मिला करके नेट चार्ज कितना हो जाता है एटम का? 0। तो हमको ये पता है इन एन एटम न्यूक्लियस is positive and electron are negative charge या negatively charged। ठीक है, एक एटम में न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? और हर चीज क्या होता है? न्यूट्रल। इन एन न्यूट्रल एटम लिख लेना यहाँ पर ना, न्यूट्रल एटम। इन एन न्यूट्रल एटम न्यूक्लियस इज पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। तो अगर एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एटम न्यूट्रल है, इसका क्या मतलब है? ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे होंगे? इक्वल इन नंबर्स, तभी तो दोनों मिलाकर के नेट चार्ज क्या बनाएंगे? 0। ठीक है, ओके। This explain neutrality of atom। ठीक है, दोनों कैसे रहते हैं? इक्वल रहते हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही निगेटिव चार्ज, इसीलिए एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। हो गया ये? यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? बोलिए। अच्छा, अगली चीज़ सुनिए। जब हम दो चीज़ों को रब करते हैं, जैसे ये ग्लास और कपड़े को, प्लास्टिक या कपड़े को, किसी भी दो मटेरियल को रब करते हैं, जब ये रबिंग वाला एक्शन होता है तो क्या होता है? एक में से इलेक्ट्रॉन टूट के आ जाते हैं, यानी एक के इलेक्ट्रॉन झड़ जाते हैं, एक को मिल जाते हैं। समझ आया? तो हमेशा जब भी रबिंग होगी, मैंने बताया था, दोनों बॉडी चार्ज होंगी, एक में एक तरह का चार्ज आएगा, एक में दूसरी तरह का चार्ज आएगा, एक में प्लस आया तो दूसरी में माइनस चार्ज आएगा। समझ आया? तो जब हम रब वाला एक्शन करते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है, इसको देखिए। जैसे ये एक बॉडी है, दिस इज बॉडी नंबर ए, और ये दूसरी बॉडी है, दिस इज बॉडी नंबर बी। ठीक है, ठीक है जी। इस बॉडी में सपोज कीजिए कुछ चार्ज है, सपोज 10, तो इसमें 10 पॉजिटिव चार्ज होंगे और 10 नेगेटिव चार्ज होंगे। एक एटम का नेट चार्ज क्या होता है? 0। तो इसमें सपोज 10 पॉजिटिव चार्ज हैं जो कि यहाँ पर होंगे, ये, तो इसमें 10 ठो पॉजिटिव चार्ज हैं और 10 ठो क्या होंगे? नेगेटिव चार्ज। 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव चार्ज। इसमें सपोज 8 पॉजिटिव चार्ज है तो 8 ही क्या होंगे? नेगेटिव चार्ज होंगे, है ना। अब रब करते हैं दोनों को। रब करने के लिए कौन सा एक्शन करना पड़ता है? देखिए, रब करना है चीज़ों को ना, रब करने के लिए पहले आप एक के ऊपर एक रखते हो, उसके बाद ना रब करना शुरू करते हो ऐसे, तो पहले आपको ऐसे रखना पड़ता है। तो जब आप उसको जूम करके देखेंगे दोनों की सरफेस को, एक सरफेस के ऊपर दूसरी बॉडी का सरफेस जब रखते हैं तो ये जो कांटेक्ट एरिया बनता है, इसको जब आप जूम करके देखोगे मैग्नीफाई करके, तो आपको ऐसा लगेगा हर चीज़ रफ होती है, हर चीज़ का सरफेस कैसा रहता है? रफ। तो दोनों सरफेस कैसी दिखेंगी आपको? रफ। अब एक बॉडी के ऊपर जब आप दूसरी बॉडी को रखते हो तो क्या होता है? जैसे ये एक बॉडी है, दूसरी बॉडी को ऐसे ला करके रखे, अब चीज़ें रफ रहती हैं और इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन इकट्ठे नहीं खड़े रहते, घूमते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन के बीच में गैप भी रहेगा ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे चल रहा है, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में गैप रहता है ना। तो एक मटेरियल के ऊपर जब आप दूसरी बॉडी ऐसे रखते हो तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन ऐसे फंस जाते हैं एक दूसरे के खंदे में, एक दूसरे के गैप में। ये चीज़ समझ आया? अब हमको रब करना है। रब करने के लिए मैं इसको ऐसे उठाऊंगा या ऐसे ऐसे करूंगा? कैसे रब करते हैं? ऐसे रब करते हैं या ऐसे रब करते हैं?
कैसे? इस तरह से रब करते हैं, चीज़ों को रगड़ते हैं ऐसे, है ना। तो अब रब जैसे करते हैं इसके ऊपर रखेंगे, देखो एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी रखे तो एक के जो इलेक्ट्रॉन थे उनके बीच में गैपिंग थी, दूसरे के आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गए, बीच में सेट हो गए। अब जैसे ही हम रब करते हैं, रब करने के लिए खींचेंगे तो ये इसका इलेक्ट्रॉन तोड़ के ले आएगा अपने साथ, इलेक्ट्रॉन फंसे और ये तोड़ के ले आया। तो ये तोड़ के ले आया तो इसमें कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। और इसमें कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। या तो ये होगा कि जब हम खींचेंगे ये ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन तोड़ के ये रख लेगा, तो इससे झड़ जाएंगे, इसको मिल जाएंगे, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यही दो एक्शन होंगे। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही इसको हमने रब किया ऐसे आगे पीछे किया, ठीक है, तो सपोज इसमें से एक इलेक्ट्रॉन टूट गया ये, और ये इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया? इसको। तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए रब करने के बाद? एक ही बताइए कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन थे, इसका एक इलेक्ट्रॉन झड़ के इसके पास आ गया। कितने हो गए इसके इलेक्ट्रॉन? 11 इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज कितने थे? 10। समझ आया? ये बॉडी नंबर ए थी। दूसरी बॉडी जो थी हमारी बी वाली, इसके पास पॉजिटिव चार्ज कितने थे? 8। एक इलेक्ट्रॉन चला गया, कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8 पॉजिटिव चार्ज थे, इलेक्ट्रॉन कैट होते, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, न्यूट्रल होता है हर एटम। तो इसके पास 8 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन था, एक ये ले गया रब करने से, इसमें फंस के चले गए, तो कितने नेगेटिव बचे? 7 नेगेटिव बचे। अब देखिए व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन बॉडी नंबर ए? 10 प्लस 11 नेगेटिव, तो नेट चार्ज कितना आया? -1 आया। यहाँ पर नेट चार्ज बताओ इस सेकंड बॉडी में, 8 प्लस में और 7 माइनस में, कितना आया? +1। तो इस बॉडी में नेट चार्ज आ गया, इस बॉडी में नेट चार्ज आ गया, दोनों क्या हो गए? चार्ज हो गए। और चार्ज कैसे किया हमने? रब करके। और एक्सप्लेनेशन क्या दिया? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। किसी में भी गए हों, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये होता है जब हम दो चीज़ों को रब करते हैं। और इससे क्या एक्सप्लेन होता है? हमेशा दो अपोजिट चार्जेस डेवलप होते हैं, हमेशा अपोजिट चार्जेस। कभी भी प्लस प्लस डेवलप नहीं होगा, कभी भी माइनस माइनस डेवलप नहीं होगा। जब भी डेवलप होगा क्या होगा? एक माइनस और एक प्लस ही डेवलप होगा। ये क्लियर? बोलिए। तो इसको नोट कर लीजिए, लिखिए व्हेन रब या ड्यूरिंग रबिंग प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज्ड। इलेक्ट्रॉन्स ही अदला बदला होते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग रबिंग प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज्ड। दिस एक्सप्लेन developing of opposite charges. On body. This explain developing of opposite charge. या यहीं तक लिखो opposite charges तक, बस। ठीक है, आया समझ? आया कि नहीं आया? तो रब करने से क्या होता है? रब करने से क्या होता है? चार्ज एक्सचेंज होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है। एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है तो दूसरी नेगेटिव चार्ज हो जाती है। यहाँ तक क्लियर है जी? ठीक है, अच्छा ये पॉइंट ठीक है, समझ आया? इससे हमने क्या देखा? जिस बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज जाता है, जिस बॉडी के पास एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है, वो बॉडी कैसी चार्ज होती है? पॉजिटिव की नेगेटिव? अभी ये मैं एक्सप्लेन कर रहा था, ये ए ये बी, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला था तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए थे? 10 पॉजिटिव थे, 10 नेगेटिव थे। ये क्या था? 8 पॉजिटिव 8 नेगेटिव, तो 7 ही नेगेटिव बचे, एक चला गया, है ना। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसको मिला? इसको। जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा उसका चार्ज कैसा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और जो अपना चार्ज लूज करेगा, देगा, उस पर चार्ज कैसा आता है? पॉजिटिव। तो ए बॉडी विथ एक्सेस इलेक्ट्रॉन always have negative type charge, और a body which loses its charge will have positive charges. ये समझ आया? तो एक पॉइंट आप ये भी नोट कर लीजिए, a body which have excess electrons
A body which have excess electrons are negatively charged and a body which loses its charge will be positively charged। ठीक है, ये हो गया ये हो गया। ठीक, अगली चीज़ देखिए, एक बॉडी को हमको चार्ज करना है। ठीक है, क्या करना है? चार्ज करना है। जैसे ये एक बॉडी है, ये इसको मुझे चार्ज करना है। ठीक है, चाहे नेगेटिव चार्ज करना हो चाहे पॉजिटिव चार्ज करना हो। ठीक है, सपोज मैं बोलता हूँ इसको पॉजिटिव चार्ज करना है। क्या करना है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कैसे कर सकते हैं चार्ज? मेथड समझिएगा। पॉजिटिव चार्ज करने के लिए हम दो काम कर सकते हैं। पहला काम देखिए, ये एक बॉडी है जिसे मुझे चार्ज करना है, और कैसा चार्ज करना चाहता हूँ इसको मैं? पॉजिटिव चार्ज करना चाहता हूँ। ठीक है, स्टेप नंबर 1 देखो। पॉजिटिव चार्ज करने के लिए हमने यहाँ ऊपर नोट किया है कि पॉजिटिव चार्ज किसका होता है? प्रोटॉन का। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहते हैं। तो पहला मेथड है प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज का होता है। इसको एक प्रोटॉन दे दें तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। प्रोटॉन हम दे दिए, प्लस चार्ज आ गया। दूसरा मेथड ये है कि इस बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज निकाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन, तो इस बॉडी में प्लस चार्ज आ जाएगा। माइनस चार्ज निकाल देंगे तो प्लस चार्ज आ जाएगा। दोनों काम हमारे नेचर में हो सकते हैं, दोनों फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास। हम चाहें तो प्लस चार्ज दे दें तो भी ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। प्लस चार्ज जाके बैठ गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया बॉडी। हम चाहें तो माइनस चार्ज निकाल लें, माइनस चार्ज आ गया तो नेट चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव, फिर भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। दोनों काम हम इसमें कर सकते हैं, दोनों तरीके से उसको पॉजिटिव चार्ज दे सकते हैं। कैसे करेंगे पॉजिटिव चार्ज? कौन सा ज़्यादा आसान है? ठीक है, देखिए, एक नियम हर जगह लागू होता है, और वो नियम ये है कि हमारी इस दुनिया की जितनी चीज़ें हैं वो सब मिनिमम एनर्जी कंज्यूम करना चाहती हैं, मिनिमम एनर्जी के स्टेट में रहना चाहती हैं। चाहे आप हो, मैं हूँ, या हमारा नेचर हो, नेचर में होने वाले सारे काम हो। नेचर भी चाहती कि हमको एनर्जी कम से कम खर्च हो, कम से कम यूज़ करें हम एनर्जी। समझ आया कि नहीं आया? आया, समझ आ गया ना? ओके, अब सुनिए, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना भारी होता है। कितना भारी? 1837 गुना भारी होता है वेट में, मास में। कौन? प्रोटॉन। ठीक है, अब नेचर को हमने एक काम सौंपा है कि इसको पॉजिटिव चार्ज करना है। ये दोनों तरह की ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। एक इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसका मास इसके कंपेयर में 1837 गुना भारी है, इसको धक्का मार के यहाँ ले जाना है, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और एक ऐसी छोटी सी चीज़ है जो इसके मास से 1837 गुना हल्की है, उसको धक्का मार के निकालना है, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। नेचर कौन सा काम करना पसंद करेगी? जिसमें एनर्जी कम लगती है। किस में एनर्जी कम लगेगी? इलेक्ट्रॉन में। क्यों कम लगेगी? क्योंकि वो क्या है? लाइटर, हल्का। कितना हल्का? 1837 टाइम्स हल्का है। और हम और आप और हमारा नेचर किस टाइप के काम करना पसंद करते हैं? जिसमें एनर्जी कम लगे। तो इसमें एनर्जी कम लगती है, तो ये नेचर का रूल है कि प्रोटॉन कभी भी मूव नहीं होता। इट नेवर हैपन्स। याद रखिएगा, नेवर हैपन्स इन अवर नेचर। याद रहेगा? तो प्रोटॉन कभी मूव नहीं करता। हमेशा मूव कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन को ही मूव करना पड़ेगा। तो चाहे एक बॉडी को प्लस चार्ज करना हो, चाहे एक बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना हो, किसको आना जाना पड़ेगा? हमेशा इलेक्ट्रॉन को ही आना पड़ेगा। समझ आया या नहीं आया? क्यों? हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1837 टाइम्स लाइटर होता है। किससे? प्रोटॉन से। तो ये आप नोट कीजिए। व्हेन नीडेड,
only electron moves to charge a body because being 1837 times lighter than proton. समझ आया? जब भी जरूरत पड़ेगी हमेशा कौन मूव करेगा चार्ज करने के लिए? बताइए। इलेक्ट्रॉन। हमेशा इलेक्ट्रॉन को ही चलना पड़ेगा एक बॉडी को मूव करने के लिए। ठीक है। अब एक चीज़ और समझिए, एक बॉडी है, अभी आपने सीखा किसको चलना है, एक बॉडी है, इसको मुझे पॉजिटिव चार्ज करना है। पॉजिटिव चार्ज बनाना है, क्या करना पड़ेगा? प्रोटॉन दूंगा कि इलेक्ट्रॉन निकालूंगा? इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज हो गई। एक बॉडी है, इसको निगेटिव चार्ज करना है, क्या करना पड़ेगा? निगेटिव चार्ज करना है, क्या करना पड़ेगा? प्रोटॉन निकाल दूं, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है। प्लस चार्ज निकाल दूं, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ऐसा करेंगे। अभी हमने यहाँ डिस्कस किया कि प्रोटॉन कभी मूव नहीं करता। प्रोटॉन यानी प्लस चार्ज कभी भी नहीं चलता, याद रखिए। कभी भी कुछ भी हो जाए, धरती पलट जाए, लेकिन प्रोटॉन चलेगा नहीं। क्यों? एनर्जी ज़्यादा खर्च करनी पड़ जाएगी नेचर को, और ये गंवारा नहीं है नेचर को, क्योंकि उसी का नियम है एनर्जी कम से कम कंज्यूम हो। तो हमेशा कौन चलता है जी चार्ज करने के लिए? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसको मुझे पॉजिटिव चार्ज बनाना है, तो क्या करने से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा? इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक माइनस चला गया, तो नेट चार्ज क्या आ गया इस पर? प्लस चार्ज। पहले तो दोनों बराबर बराबर थे ना, जितने प्लस थे उतने माइनस थे। एक मैंने इलेक्ट्रॉन भगा दिया, तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया? ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसको नेगेटिव चार्ज बनाना है, क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। एक एक्स्ट्रा माइनस चार्ज आ गया, तो इसका नेट चार्ज क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो चाहे बॉडी को प्लस चार्ज बनाना हो, चाहे माइनस चार्ज बनाना हो, किसको आना जाना पड़ेगा? हाँ, सो इट इज इलेक्ट्रॉन एंड ओनली इलेक्ट्रॉन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। ओके, सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रिफिकेशन? गिविंग चार्ज टू एनी बॉडी इज इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी बॉडी को चार्ज बनाना, चार्ज देना, चाहे इलेक्ट्रॉन निकाल के चाहे दे के, चार्ज करना। एक बॉडी को चार्ज करना, इस मेथड को क्या बोलते हैं? इस फिनोमिना को इलेक्ट्रिफिकेशन। सो फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन हु इज रिस्पॉन्सिबल? ओनली इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। नोट कीजिए। ओनली इलेक्ट्रॉन इज responsible for electrification। ठीक है, हो गया? अच्छा, और सुनिए इसमें एक और चीज़, इसको मुझे चार्ज करना है, चाहे निगेटिव चार्ज चाहे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। सपोज मैं इसको निगेटिव चार्ज करना चाहता हूँ, कौन सा चार्ज देना है मुझे इसे? निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज करने के लिए क्या होता है? किसको लाओगे आप? इलेक्ट्रॉन को। अब मैं यहाँ एक शर्त लगा रहा हूँ। शर्त क्या है? ध्यान से समझिए। मुझे इसको निगेटिव चार्ज करना है, मेरी शर्त है कोई चीज़ इसमें आनी नहीं चाहिए और ये निगेटिव चार्ज हो जाए। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? क्या आया? इसको कौन सा चार्ज बनाना है? निगेटिव। लेकिन शर्त क्या है? कोई चीज़ इसमें चल के आनी नहीं चाहिए। बोलिए, बना सकते हैं निगेटिव चार्ज कि नहीं बना सकते? इसको निगेटिव चार्ज करना है और शर्त यह है कि कोई आना नहीं चाहिए इसमें, कोई भी चल के नहीं आए यहाँ और इसको निगेटिव चार्ज बनाओ। बना सकते हैं क्या? आंसर है नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि निगेटिव चार्ज बनाने के लिए किसको आना पड़ेगा? चार्ज कब आएगा? जब कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल, मैटर। जैसे ये चाक से ये जो झड़ रहा है ना पाउडर सफ़ेद सफ़ेद, ये क्या है? पार्टिकल, मैटर। इसको भी लाख गुना छोटे कर दीजिए तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन। लाखों गुना छोटे कीजिए एक डस्ट पार्टिकल को तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन। लाख भी बहुत कम है, और ज़्यादा 10⁻⁻15 का साइज होता है इलेक्ट्रॉन का, उससे भी छोटा -16। और उसकी गिनती भी आप नहीं जानते, उसको अरब बोलूँ कि खरब बोलूँ कि संख बोलूँ कि क्या बोलूँ, ये सब पार हो जाते हैं 10⁻⁻16 के आगे। समझ आया जी? आया कि नहीं आया? आया। तो मैंने क्या बोला कि इसे निगेटिव चार्ज बनाना है, लेकिन कोई चीज़ चल के आनी नहीं चाहिए।
तो संभव है अगर किसी को चल के आने नहीं दोगे तो ये नेगेटिव चार्ज बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि चार्ज जब आएगा तो उसको भी आना पड़ेगा जो चार्ज को धारण करता है अपने अंदर। चार्ज को कौन धारण करता है? मटेरियल, पार्टिकल। और उस सबसे छोटे पार्टिकल का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसको नेगेटिव चार्ज देना है, इसमें चार्ज लाना है, तो उसको बुलाना पड़ेगा जो चार्ज रखता है, यानी किसको? इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल, मैटर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही है जो क्या कैरी करता है? चार्ज अपने अंदर, अपने ऊपर। समझ आया? आया कि नहीं आया? तो क्या ये पॉसिबल है कि बिना किसी मटेरियल या बिना किसी पार्टिकल के आए किसी बॉडी को हम इलेक्ट्रिकली चार्ज कर दें? आंसर है नहीं। ये पॉसिबल है कि किसी भी पार्टिकल को निकाले बगैर इसको हम पॉजिटिव चार्ज कर दें? आंसर है नहीं। जब भी चार्ज आएगा या जाएगा किसको आना जाना पड़ेगा? मटेरियल को, पार्टिकल को, यानी इलेक्ट्रॉन को। वो पार्टिकल है। क्यों? क्योंकि चार्ज इज ऑलवेज कैरिड बाय मटेरियल। चार्ज इज ऑलवेज कैरिड बाय, बिना मटेरियल के चार्ज नहीं होता। अगर मटेरियल है तो चार्ज होगा, और मटेरियल नहीं होगा तो चार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि चार्ज गुण है भैया। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं दिखा दूं कि ये देखो ये चार्ज है ना। नॉलेज मेरे दिमाग में है, क्या मैं नॉलेज निकाल के आपको दिखा सकता हूँ कि ये इसको बोलते हैं नॉलेज? इसी तरह से चार्ज भी एक गुण है जिसको निकाल के दिखाया नहीं जा सकता, इसको धारण किया जा सकता है। तो अगर किसी गुण को बुलाना है तो उसको बुलाना पड़ेगा जो उस गुण को धारण करता है। समझ आया? सो चार्ज charge is always carried by particle. Without matter there is no charge. ठीक है, समझ आया? हाँ जी, यही वजह है कि सन से यहाँ तक कोई चार्ज नहीं आ सकता। सन से अर्थ पर कोई चार्ज आता है क्या? आंसर है नहीं। आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। क्यों? अगर सन से अर्थ में तक चार्ज आना है तो किसको आना पड़ेगा? मटेरियल को आना पड़ेगा जो चार्ज कैरी करता होगा। और बीच में वैक्यूम है, अंतरिक्ष में। वैक्यूम मतलब जहाँ पार्टिकल है ही नहीं। समझ आया? इसलिए पार्टिकल नहीं है तो पार्टिकल आ नहीं सकता, और पार्टिकल नहीं आ सकता तो चार्ज नहीं आ सकता। इसीलिए सन से अर्थ तक चार्ज नहीं आता। आया समझ कि नहीं आया? बोलिए जोर से, थोड़ा जोर से बोलो। पक्का? अच्छा, अब हमने ये बात की थी कि देखिए सबसे छोटा पार्टिकल हमको क्या मिला? इलेक्ट्रॉन मिला, सबसे छोटा पार्टिकल। उससे छोटा पार्टिकल आज तक हमको मिला नहीं है, और इलेक्ट्रॉन ही है जो चार्ज कैरी करता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज धारण करता है वो चार्ज भी इस दुनिया का सबसे छोटा चार्ज माना जाएगा। समझ आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब खुद दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है तो वो छोटू जो सबसे छोटा चार्ज धारण करेगा तो उसको भी क्या मानेंगे? दुनिया का सबसे छोटा चार्ज। ठीक है? और उस दुनिया के सबसे छोटे चार्ज का हमने नाम रखा एलिमेंट्री चार्ज। क्या नाम रखा? और एलिमेंट्री चार्ज का मतलब क्या? वो चार्ज जो कौन कैरी करता है? एक इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल होता है ना, तो वो जो चार्ज धारण करता है वो चार्ज भी सबसे छोटा होता है। दुनिया के सबसे छोटे चार्ज का नाम क्या रख दिए? एलिमेंट्री चार्ज। और वो कितना होता है? जितना एक इलेक्ट्रॉन धारण करता है। कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। नोट कीजिए इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री चार्ज। ये नोट कीजिए, चार्ज कैरिड ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरी करता है उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री चार्ज। और एलिमेंट्री चार्ज के लिए एक सिंबल हम रिजर्व कर रहे हैं, दैट इज स्मॉल ई। ठीक है? अब ये रिजर्व रहेगा थ्रू आउट क्लास 12 हर जगह। और जहाँ कहीं भी स्मॉल ई लिखेंगे उसका क्या मतलब होगा? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जिसको क्या बोलना? एलिमेंट्री चार्ज। और ये कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। कूलम चार्ज की यूनिट होती है, यहाँ लिख लीजिए। बाद में हम ये डिस्कस करेंगे कि 1 कूलम चार्ज कितना होता है, कितने इलेक्ट्रॉन जमा होने से 1 कूलम का चार्ज बनता है। ठीक है जी? ठीक है। हाँ, अभी फ़िलहाल क्या हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। और ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, इसको कैसे निकाला गया है? ऑयल ड्रॉप मेथड, मिलिकन का। दूसरी चीज़, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ये भी आपको याद रखना है। ये आगे क्लास 12th में ही आपको चैप्टर नंबर 13 में यूज़ होगा। और डेसिमल के बाद कम से कम 4 4 5 5 प्लेस तक के नंबर इसके आपको याद रखने हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है, नोट कीजिए, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी 12 चैप्टर तक आपको मास की ज़रूरत शायद पड़ेगी, शायद कहीं कहीं पड़ जाए, अलग बात है न्यूमेरिकल्स में, लेकिन नहीं पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द केस कहाँ आएंगे इसके लिए? चैप्टर नंबर 13 में जब हम लोग न्यूक्लियस पढ़ेंगे, या चैप्टर नंबर 12 में जब हम लोग एटम पढ़ेंगे। ठीक है जी, वहाँ पे आएगा। तो ये 2 डाटा आपको याद रखने हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये देखिए। सब छोटा छोटा डाटा जो आप पढ़ रहे हैं, ये नहीं समझना कि यहाँ टाइम पास हो रहा है और ये छोटे छोटे चीज़ क्या काम आएंगे। ये आपको सिर्फ क्लास 12th में नहीं, आपको आगे IIT में काम आएंगे, नीट में काम आएंगे। इन्हीं सब से तो आपके कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ये देखने के लिए कि आपने बेसिक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत काम की चीज़ें हैं। इनको दिमाग में अच्छे से बैठाइए, घर जा कर के अच्छे से इसको रिवाइज़ करेंगे आप। सारी चीज़ें जितनी भी देख रहे हैं, अभी ये किस्सा लतीफ़ ना तमाम है। ठीक है जी, ना तमाम का मतलब अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात कर रहे थे ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम था। जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। अभी तो ये शुरुआत है चैप्टर का। ठीक है ना, जो भी बयान हुआ यहाँ। ओके, ये क्लियर है जी यहाँ तक? ओके, इसके बाद हम एक और लेक्चर लेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर, उस पर फिर से इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे। अब ये जो लास्ट टॉपिक हमने यहाँ पे नोट किया, एलिमेंट्री चार्ज, इस पर 1 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, जैसे वाई ए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एलिमेंट्री चार्ज। उसको एलिमेंट्री चार्ज क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन से छोटा पार्टिकल मिला ही नहीं है, इसलिए उस चार्ज को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री चार्ज। इसको दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? समझ आया? इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? व्हाट इट नोन एज, क्या बोलते हैं जी? एलिमेंट्री चार्ज। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको रेडी रहना है। ठीक है जी, और ये सब बेसिक चीज़ें आप क्लियर कीजिए। इसके बाद थोड़ी सी और हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे कूलम्स लॉ पर और वहाँ से फिर कैलकुलेशन से स्टार्ट करेंगे। इस पर न्यूमेरिकल्स भी हमको बनाने हैं मास पर और इस पर इलेक्ट्रॉन पर, वो हम आगे बात करेंगे जब हम लोग थोड़ा क्वांटाइजेशन पढ़ लेंगे, उस पर फिर हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। ये हो गया जी, इसको नोट करें।